हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा स्पेशल सा क्लास, क्योंकि आज का क्लास किसी एक क्लास के लिए बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहने वाला है। आज का क्लास कई सारे क्लासेस को काम आने वाला है। कई सारे किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे होंगे, सबके लिए ये जो मैथ्स का क्लास है, जो कि एक मैथ्स सिलेबस पे ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि ये है फॉर्मूला का पिटारा। आज की क्लास में हम लोग मैथ्स नहीं बना रहे होंगे, लेकिन मैथ्स बनाने के लिए सीख रहे होंगे, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला के बारे में। कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, किस केस में हम उसे अप्लाई करेंगे, ये तमाम जानकारी आज के क्लास में हम लोग लेने वाले हैं। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैथमेटिक्स को लेकर के आपके अंदर एक नया तरह का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा इसे पढ़ने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये फॉर्मूला के पिटारे में क्या है। तो चलो फॉर्मूला का पिटारा खोलते हैं और आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पढ़ना है, ये जो है सो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th 11th तक के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये है अलजेब्रा का फॉर्मूला, है ना, अलजेब्रिक फॉर्मूला। ये सारे ऐसे फॉर्मूला है जो कि मैं खास क्लास 8th 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए उस तरह के ही केवल फॉर्मूला को मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहले जब हम अलजेब्रिक फॉर्मूला की बात करते हैं, तो यहां पर वैसे बेसिक कुछ तो आपको बहुत बेसिक नजर आएंगे और कुछ आपके सिलेबस में भी है, कुछ आपको पढ़ने भी है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसे जानना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कब होता है, जब हमें किसी का स्क्वायर निकालना हो, ऐसे कोई नंबर जो कि दो भागों में डिवाइडेड हो, ऐसे का स्क्वायर निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 102 का होल स्क्वायर करना है, तो आप पूरा ना करके यदि आप इसे 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ दे तो ये ज्यादा आराम से आप बना पाएंगे, है ना। अब आज हमें बिल्कुल भी क्वेश्चन पे हमको बिल्कुल नहीं जाना है, आज हम क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम फॉर्मूला के बारे में आज केवल सीखेंगे और उसका एप्लीकेशन बाद में हम आपको समझा देंगे कि किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको 2-3 बार साथ साथ में बोलना भी है, अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए जाना है। अपने नोट्स में एकदम साइड वाले सेक्शन में आप फॉर्मूला का एक अलग नोट्स बना सकते हैं, ताकि कभी भी जरूरत पड़े किसी भी मौके पे तो आप तुरंत वहां से देख सके। और फॉर्मूला का पिटारा आ ही गया है तो अपने कॉपी में भी इस पिटारे को सेव कर लीजिए, है ना। अब तीसरा, ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक को सेम नंबर को यदि आपस में घटा दिया जाए और उन्हीं को आपस में जोड़ दिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साथ साथ में बोलते जाइए, याद करते जाइए। a प्लस बी प्लस सी, यदि तीन ऐसे कोई भी वेरिएबल्स हो या कोई भी नंबर हो, इसको आपस में स्क्वायर करना है तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कितना आराम से है ना। इन सभी को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, तो याद जरूर करिए ताकि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहे, है ना। नेक्स्ट, अब आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे सामने a प्लस बी प्लस सी। अब c यदि माइनस में हो तो कुछ भी नहीं करना है, यहां पर ध्यान रखना कि जहां पे c आ रहा है, देखो यहां c आ रहा है, यहां c आ रहा है, तो ये दोनों केवल माइनस हो जाएगा। यहां c नहीं आ रहा है तो यहां प्लस ही रहेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा ऊपर वाले के जैसा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है। यदि यहाँ पे b माइनस है तो जहां जहां b होगा वहां माइनस हो चुका होगा। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं। यहाँ पर a माइनस में है तो जहां a होगा वहां केवल ये माइनस हो चुका होगा, बाकी सेम फॉर्मूला है। तो एक फॉर्मूला से आपने कैसे 4 फॉर्मूला को बहुत ही आसानी से सीख लिया है, इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, a माइनस बी माइनस सी। अब देखो यहाँ पर b भी माइनस में और c भी माइनस में है, तो यदि b और c साथ में आ जाए, सोचो b और c साथ में आ जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वाला सेक्शन केवल प्लस होगा, बाकी दोनों माइनस हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो यहां से यहां तक सेम फॉर्मूला हमारा जा रहा है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना करके यदि आप पढ़े तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाने वाला है। नेक्स्ट, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 3ab को यदि यहां गुना कर दो और यहां गुना कर दो तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी हमारा हो सकता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो इसका दूसरा क्या है, ये हम अंदर यदि मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन सकता है, ये बनेगा a क्यूब प्लस, सॉरी माइनस में है ना तो माइनस लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। क्यों हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस और ये माइनस के साथ गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने 9th और 10th को भी समझ लिया है। अब ऐसा हो यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब हो, अब सोचो आपको कैसे याद रखना है। आप एक फॉर्मूला याद करिए और आपको ढेर सारे याद हो जाएंगे।
यदि ए क्यू प्लस बी क्यू हमें जानना है तो ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस कर दीजिए और ये पूरे सेक्शन को जो इधर प्लस में है वो इधर ले आइए। वही लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस, ये पूरा उठ के इधर आ गया तो 3ab इंटू ए प्लस बी। कितना आसानी से हम फॉर्मूला याद कर पा रहे हैं, है ना। और इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है ए प्लस बी, यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये कैसे बना, तो देखो यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें ये चाहिए, है ना, ये चाहिए, तो ए माइनस बी का होल क्यूब और माइनस इधर प्लस में आ जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से आ जाने वाला है। कितना आसानी से आप याद कर लिए, है ना। अब देखो इसी के साथ ही में यदि हमको इसका सेकंड वाला फॉर्मूला याद करना है तो ये होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना है यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, जबकि यहाँ प्लस वाला सेक्शन होगा तो यहाँ पर आपका एक जगह पे आपको माइनस याद रखना है। तो इसके दो फॉर्मूला है, आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार लिखेंगे, याद करेंगे तो बहुत ही आराम से याद हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे सामने है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये 9th क्लास को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसमें क्या बना पाएंगे हम, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कितना आसानी से याद हो रहा है ना, एकदम छोटा से छोटा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी, एक कंडीशन है इसमें 9th पे क्वेश्चन भी है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले सेक्शन में, है ना, ये जो सेक्शन है a प्लस बी प्लस सी, ये यदि पूरा 0 हो जाए, बच्चों ध्यान समझो, यदि ये पूरा 0 हो जाए तो ये पूरा सेक्शन को 0 कर देगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है। अब यदि ये पूरा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो ये सिर्फ माइनस का 3abc ये उस तरफ चले जाएगा, तो फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, 3abc। तो कितना आसानी से हम लोगों ने सारे फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लिया है। आप बहुत ही आराम से इसे लिखिए, पहले अपने नोट्स बनाइए और कई बार 2-4 बार लिखिए, तो देखिएगा आप कुछ ही समय में इसे आप इसके ऊपर पूरी तरह से कमांड कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर तो आपके सामने मैंने अलजेब्रिक फॉर्मूला को लेकर के आया हुआ है। अब इसके आगे जो स्टार्ट हो रहा है ये आपका मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए समझते हैं, और उसके लिए आप देखिएगा बहुत ही अच्छे से आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है वो फॉर्मूला को बहुत ही आसानी से याद कर पा रहे होंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से संबंधित, हम लोग सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूलाज को, है ना। और सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं 2D डिजाइंस, है ना। 2D डिजाइंस किसे बोलते हैं, अब देखो 2D और 3D में एक डिफरेंस आप पहले सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। तो 2 डायमेंशनल, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। देखो बच्चों 2 डायमेंशनल जो भी होता है ना, इसे सबसे पहले तो याद रखना है, इसे सरफेस पे बहुत ही आराम से डाला जा सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, तो ये है, मान लीजिए ये पेपर है, इस पेपर को मैं इस सरफेस पे रखता हूं, तो देखो ये बिल्कुल इस सरफेस पे फ्लैट बैठ गया, है ना। इसमें किसी तरह का हाइट नहीं है ना, इस पे किसी तरह का कोई हाइट नहीं है। लेकिन यदि इसके जहाँ पे मैं कोई बॉक्स डाल दूं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स को यदि मैं इस सरफेस पे लगाना चाहूं तो ये सरफेस पे तो है ही, लेकिन इसमें एक तरह का हाइट आ गया, तो ये 2 डायमेंशनल नहीं बल्कि ये 3 डायमेंशनल फिगर होगा। अब 3 डायमेंशनल किसे कहते हैं, सबसे पहली बात ये है, यहाँ FASC सरफेस, है ना। और यहाँ पे एक और बात है, इसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, इसमें हाइट नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखें, है ना। अच्छा, जबकि 3 डायमेंशनल जो होता है, आप इसे सरफेस पे लिखोगे, सरफेस पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको एक तरह का हाइट नजर आता है ना। इसका मतलब इसमें आपको लेंथ भी दिखेगा, आपको ब्रेथ भी दिखेगा और इसमें हाइट भी नजर आएगा। मतलब ये है ना, इसमें देखो ये है लंबाई है ना, ये आपका लंबाई हो गया, है ना, ये आपका हाइट हो गया, और ये जो साइड वाला है ये आपका चौड़ाई हो गया बच्चों। तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है ना। तो ये एक तरह से 3 डायमेंशनल फिगर बनता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि 2 डायमेंशनल क्या होता है और उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आ चुका है, देखो कभी भी कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर बनने के लिए कभी भी 2 लाइन इनफ नहीं होगा। ऐसे आपके पास कहीं 2 लाइन है तो इन 2 लाइन के मदद से आप कभी भी कोई
इस तरीके से जिसमें एरिया बन सकता हो, इस तरह का कोई जगह बन सकता हो, क्षेत्रफल बन सकता हो, ऐसा कोई फिगर आप नहीं बना सकते। उसके लिए मिनिमम आपके पास 3 भुजाएं होनी चाहिए और एक भुजा ये रहा, एक भुजा ये रहा, एक भुजा ये रहा। अब 3 भुजाओं से यदि उसको घेर दिया जाए तो इसे कहते हैं त्रिभुज, है ना। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जो होती है यही कहलाती है आपकी त्रिभुज, ठीक है। अब इस त्रिभुज की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो त्रिभुज में यहाँ पर जो कोने कोने में ये जो बन रहा है, जहां पर 2 भुजाएं आपस में मिल जाती हैं, इसे कहा जाता है शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। और ये जो है ये आपका बन गया कोण, है ना। ये कोण है, कोण का मतलब एंगल है, ये आपका एंगल बन गया और इसे हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, है ना। ये आपका वर्टेक्स। और बच्चों इसमें 3 जो है वो साइड्स है, मतलब भुजाएं हैं, है ना। ये आपकी भुजाएं हो गई। तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। ये आपके बेसिक से चीज है जो आपको आने चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। अब देखते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, देखो ट्राइंगल में सिर्फ 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक है कि इसका एरिया क्या होता है और दूसरा इसका पेरीमीटर क्या होता है, मतलब इसका परिमाप क्या होता है। अब ये दोनों यूज कब करते हैं, अब समझो। इस तरह का कोई खेत है, मान लेते हैं इस तरह का कोई खेत है ना। और एक लड़का है जो यहां से दौड़ना शुरू करता है और इसके साइड साइड में जाता है, ऐसे साइड साइड में गया, यहां तक गया, फिर यहां से दौड़ा यहां तक गया, फिर यहां से दौड़ा और वापस इनिशियल स्टेज पे पहुंच गया। तो बच्चों एक्चुअली में ये लड़का जो है वो परिमाप पे दौड़ा है। परि का मतलब होता है बाहर बाहर वाला, माप मतलब मापना, बाहर बाहर वाले सेक्शन को मापना ही परिमाप या तो पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर में जो जगह है ना, यहां पर जो जगह आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है बच्चों 2 डायमेंशनल में इसे कहा जाता है क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। यही 3D फिगर होता तो अंदर के स्पेस को आयतन कहा जाता है, जबकि 2 डायमेंशनल में इसे क्षेत्रफल कहा जाता है। समझ में आ गया ना। मतलब बाहर बाहर के जो डिस्टेंस होते हैं इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेरीमीटर, परिमाप का फॉर्मूला। और अंदर के जगह के बारे में, मान लो यहाँ पे आपको खेती करना है तो ये जो स्पेस है हमारे सामने इतना सारा, ये सारे स्पेस, इन सारे स्पेस को हमको यदि पता करना है कि कितना स्पेस है इसके अंदर, कितना जगह है, कितना क्षेत्र है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल, है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यदि इसका परिमाप आप निकालना चाहते हो तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। यदि आप परिमाप निकालना चाहते हैं तो परिमाप का फॉर्मूला होता है a + b + c। अब a b c का मतलब होता है, a का मतलब होता है यहां से यहां तक की दूरी, b का मतलब होता है यहां से यहां तक की दूरी, c का मतलब यहां से यहां तक की दूरी। सभी को आपस में जोड़ दो, इसका परिमाप निकल गया। अब चाहे त्रिभुज किसी भी तरह का हो, यदि त्रिभुज आपका इस तरीके का है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे a b c ऐसे मान लेंगे और सबके आपस में लंबाई को जोड़ देंगे, ये परिमाप निकलता है। क्षेत्रफल निकालने के आपके सामने कई सारे फॉर्मूला दे रखे हैं जो कि आपके क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के में यूज होता है। ये सारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने एक जगह पे लिख दिया है, अब आप इसे यूज कर सकते हैं। देखो 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष कब यूज करते हैं? आधार इसे कहा जाता है ना, ये है आधार। और इसी के ऊपर यदि एक सीधी लाइन खींची हुई है तो ये बच्चों काम करता है हाइट का, मतलब इसी को हम लोग शीर्ष कहते हैं। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए आप 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष यूज कर सकते हैं। यदि आधार दिया हुआ हो और हाइट दिया हुआ हो तभी आप इसे निकालेंगे, तभी आप इसे यूज करेंगे। हर एक कंडीशन होता है जिस कंडीशन के हिसाब से आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं, आगे बात करते हैं। आगे आपके सामने क्या दे रखा है, तो आगे है त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके का। ये जो आप फॉर्मूला देख ले, रूट s × s - a, s - b और s - c। अब बच्चों इसे ही कहा जाता है हीरोन का सूत्र, है ना। ये क्लास 9th में आपको पढ़ना है, तो हीरोन का सूत्र। और हीरोन का सूत्र में यहां पर आप s देख रहे होंगे, a देख रहे होंगे, b देख रहे होंगे, c। ये क्या है? तो a b c तो मैंने बता ही रखा है आपको, a b और c, ये तीनों साइड के जो भुजाएं होती हैं उसकी लंबाई को a b c करके हम दिखा रहे हैं। जबकि s जो होता है बच्चों, ये s होता है a b c, इन सभी को जोड़ करके उसका आधा कर देना, यही कहलाता है s। तो s यहां से निकाल लेंगे और क्षेत्रफल हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे बहुत ही आराम से। ये कब निकाला जाता है? जब तीनों तरफ की भुजाएं आपको पता हो तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का नेक्स्ट फॉर्मूला है 1/2 r² sin थीटा, है ना। तो ये r² sin थीटा तब यूज होता है बच्चों जब इसकी भुजाएं जो होती हैं ये आपका r का काम कर रहा हो, है ना। ये आप 10th में पढ़ रहे होंगे, है ना। जब आप 10th में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आराम से आप सीख जाओगे। ये तब यूज करते हैं जब इस तरीके से मान लेते हैं कि आपके सामने एक सर्कल है और यहां से लेकर के आपके सामने इस तरीके का यूज हो रहा हो, है ना, ऐसा ऐसा।
अब मान लेते हैं कि आपको इसका नहीं बल्कि ये जो आपको क्षेत्रफल दिख रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको पता करना हो तो देखो यहां से यहां तक r है और यहां से यहां तक भी r है और बीच के एंगल को हम थीटा कहते हैं। तो ऐसे समय में हम ये वाले फॉर्मूला का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आप 10th में पढ़ेंगे हायर स्टडीज में, अभी आप इसे याद करके रखें क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ याद रखी हुई बातें भी बाद में बहुत काम आती है, एकदम इंस्टेंट काम आती है। आगे बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला आप पढ़ लो, तो ये है आपका 1/2 ए बी साइन थीटा। ए बी का मतलब होता है एक ये वाला दो भुजाएं और एक उसका बीच का कोण थीटा यदि हम मान लेते हैं तो ये फॉर्मूला आपका बनता है 1/2 ए बी साइन थीटा। दो भुजाएं दे रखी होंगी और उसके बीच का यदि कोण दे रखा है तो उस समय हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम ये वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आप 10th क्लास में ही देखेंगे और ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। ये है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। अब ये याद नहीं हो रहा तो देखो कैसे याद करना है। यहाँ पर x यदि 1 है तो y हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। फिर x यदि 2 है तो ये हो जाएगा 2 के बाद क्या होता है 3 और 3 के बाद 1, क्यों? क्योंकि 3 ही भुजाएं होती है। उसके बाद यहाँ पर है 3, उसके बाद हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2। कितना आसानी से याद हो गया। यहाँ पर बीच बीच में प्लस होगा, बीच बीच में माइनस याद रखना है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। लेकिन ये यूज कब करते हैं? जब इस तीनों जगह का निर्देशांक दिया हुआ हो। यदि आपने निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई वैल्यू दे रखा है, ऐसा 1 2 दे रखा है, -1 3 दे रखा है, या पर यहाँ पे 2 0 दे रखा है। तो ऐसा कोई भी यदि वैल्यू दे रखा है, तीनों जगह पे कोऑर्डिनेशन का मतलब दे रखा हो, निर्देशांक दे रखा हो, तब हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो त्रिभुज का फॉर्मूला का देखो कितने सारे फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, लेकिन हर जगह पे क्या डेटा हमें दिया हुआ है उस हिसाब से हम इन सारे फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। किसी को भी आप मान सकते हैं, यहां से x1 y1 ये हो जाएगा आपका x2 y2 ये हो जाएगा x3 और y3। इस तरह से आप बहुत ही आराम से बना लेंगे, है ना। तो त्रिभुज का फॉर्मूला का ये सारे हो गया। परिमाप में आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं। अब आपके सामने एक खास तरह का त्रिभुज की बात हो रही है ना, और ये त्रिभुज है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में इक्वल हो, मतलब ये भी ए और ये भी ए। उस समय यदि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये होता है स्पेशल फॉर्मूला, किसके लिए काम आ रहा है? तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको निकालने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? ये कब होता है? जब तीनों तरफ की भुजाएं दे रखी हो। अच्छा, यदि तीनों तरफ की भुजाएं सेम है तो इस वाले फॉर्मूला से आप निकालोगे तो वैल्यू यही दे देगा बच्चों। तो 3/4 √3/4 भुजा स्क्वायर ये आपका टोटल फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ लगता है गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर √√, यहाँ से होता है बस इतना ही, ये 4 आजाद होता है बिल्कुल, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा सुधार ले, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरह से हम लोगों ने त्रिभुज को बहुत ही आसानी से खत्म किया है, और उम्मीद है कि आप लोग त्रिभुज के अब हर तरह का डेटा के अनुसार क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीख गए होंगे, या तो पता चल गया होगा कि फॉर्मूला कितने सारे हो सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए बिल्कुल आसानी से। चलिए अब बात करते हैं अगला। अब बच्चों त्रिभुज खत्म हो गया, अब हमारे सामने है चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज कैसे बनता है, चतुर्भुज होता क्या है, तो कुछ नहीं समझना है। जैसे त्रिभुज में हम लोगों ने देखा कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जो है ये त्रिभुज बना रही थी, वैसे ही 4 भुजा यदि हो जाए, है ना, यहाँ पे देखो गौर से, तो यहाँ पर एक भुजा ये है ना, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, ऐसे सभी में 4-4 भुजाएं होंगी। बाहर यदि देखा जाए तो हर किसी में, हर तरह का चतुर्भुज जो होता है इसमें 4 तरह की भुजाएं होंगी। यहाँ पे जितने भी बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये सारे आपको अलग अलग तरीके के चतुर्भुज नजर आ रहे होंगे, लेकिन डेटा क्या दिया है उस हिसाब से हम क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये कॉमन फॉर्मूला हो जाता है सबके लिए, ठीक है। तो चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 गुने एक विकर्ण। अब देखो इसका ये विकर्ण मान लो दिया हुआ है, ये मान लेते हैं आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका एक विकर्ण गुने इसी विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। अब देखो बच्चों ध्यान से, तो ये है आपका ये है आपका विकर्ण, और इस विकर्ण पे ये जो लंब डाला गया है ऐसे ऐसे करके, ये जो है ये है इसके ऊपर लंब, इसका मतलब यहाँ 90 बना रहा होगा, है ना। यहाँ पर भी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लंब डाला गया है, तो यहाँ भी 90 होगा। अब मान लेते हैं ये 8 होगा, ये 3 होगा या 4 होगा, कुछ भी होगा, है ना। अब यहाँ पे ये है तो इसका फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, 1/2 गुने इस विकर्ण की लंबाई, मतलब यहाँ पे 1/2 गुने 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या देखा है, विकर्णों पे डाले गए लंबों का योग। योग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 8 +
3 और इस शुरुआत में 1/2 तो था ही। ऐसे करके आप क्वेश्चन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि डेटा आपके सामने क्या क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है और उस पर इस तरह से लंबों का योग अलग अलग शीर्ष से दे रखा हो, अलग अलग साइड से। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यदि इसमें ट्राई करेंगे तो यहां से यहां तक आपका तो दे ही रखा है, एक विकर्ण गुने यहां से और यहां से विकर्ण डाला गया है। यदि इस तरह का हो, अजीब तरह का, तब भी यहां पर आपके सामने एक विकर्ण है और यहां से डाले गए लंबों का योग। हर तरह से आप बना सकते हैं। कितना आसानी से क्लियर हो गया। अब बच्चों जब हम यहां तक पढ़ लेते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब जब चतुर्भुज आपने सीख ही लिया है तो अब चतुर्भुज के कितने सारे प्रकार हो सकते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सबके क्षेत्रफल और फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आ चुका है आयत, है ना। अब देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 2 डायमेंशनल फिगर, है ना, मतलब 2D डिजाइन क्या होता है। अब देखो 2D डिजाइन एक्चुअली में उसे कहते हैं जो जिसमें लंबाई और चौड़ाई केवल हो, है ना। उसमें से सबसे पहला चतुर्भुज जो कि एक तरह का 2 डायमेंशनल फिगर है, उसमें से सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये है आपका आयत मतलब रेक्टेंगल। अब बच्चों ये देखो, ये आपके सामने जो आपके पास पेपर होता है, आपके पास जो पेज होता है, यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें लंबाई होता है और इसमें चौड़ाई होता है। इसमें हाइट का कोई सीन नहीं है, इसमें हाइट नहीं है, और यदि है भी तो हम इसे नेग्लेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि बिना हाइट का कोई चीज कैसे बन सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा, एकदम मिल ही होगा, लेकिन तो होगा। लेकिन ये जो है इस हाइट को हम इग्नोर कर रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई है और इसमें चौड़ाई है। तो इस तरह के जितने भी डिजाइन आपको अपने आसपास दिख रहे होंगे, ये सारा जो है सो आयताकार शेप में माने जाते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में माने जाते हैं। ठीक है, आपका जो दीवार है, ये जो दीवार आपके सामने होंगे आपके घर के आसपास में, ये जो दीवार है, यदि हम इसके मोटाई को नहीं ध्यान दें, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को ध्यान दें, जो आपको ऊंचाई जैसा दिख रहा होगा, एक्चुअली में यदि हम इसे चौड़ाई मान लें तो ये भी एक तरह का रेक्टेंगुलर शेप होगा। आपके दीवार इस तरह से है और इस तरह से है, तो ये भी एक तरह का रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है, यदि हम उसके मोटाई को इग्नोर कर दें। तो बच्चों इस तरह का जो भी डिजाइन होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं क्या, आयत कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आप दो चीज निकालना सीख सकते हैं इससे, है ना, 2-3 चीज। सबसे पहले यदि आपको पूछा जाए कि इसका परिमाप बताओ, तो परिमाप में कुछ भी नहीं करना है। यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से नीचे की लंबाई और ये लंबाई, यदि आप चारों तरफ के लंबाई को आपस में जोड़ दें ना, तो उसे ही कहा जाता है आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है कि ये होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये कैसे हुआ, देखो एक लंबाई ये है तो ये भी लंबाई होगा, यदि ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा। यदि मैं इसका परिमाप निकालना चाहूं तो मैं चारों तरफ से इसे जोड़ने का प्रयास करूंगा, मतलब L और B, फिर से L, फिर से B, मतलब 2 बार L और 2 बार B आया ना, देखो एक बार L B L B, और इस तरह से यदि मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो हम लोग फॉर्मूला फाइनली यहीं तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब इसका परिमाप निकालने का ये फॉर्मूला होता है 2 × L + B। जबकि इसका यदि आपको क्या निकालना होता है, यदि इसको क्षेत्रफल आपको निकालना है कि इस पेज में कितना स्पेस है, कितना सरफेस है ना, इस स्पेस के बारे में यदि जानना है तो हमेशा इसका क्षेत्रफल यूज करते हैं। मान लीजिए ऐसा जमीन होता है ना, है ना, मान लीजिए ऐसा कोई जमीन है आपके पास। अब यदि आपको इसमें गेहूं लगाना है तो गेहूं आप कहां लगाओगे, क्या किनारे किनारे पे लगाओगे, परिमाप में निकालोगे, बिल्कुल गलत बात है ना। आप यहां पे लगाओगे, बीच में मेन लैंड पे लगाओगे, और ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है। ऐसे जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो ये है L × B। याद हो गया। ठीक है, एक और चीज हम निकाल सकते हैं, आयत का विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होता है, ऐसे इस कोने से इस कोने तक की लंबाई को, या तो इस कोने से इस कोने, दोनों इक्वल होता है आयत में दोनों इक्वल होता है। तो यहां से यहां तक की या तो यहां से यहां तक की लंबाई को यदि आपको पता करना हो तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा दो, √L² होगा, है ना, √L² + B², है ना। इस तरीके से जो है आपका क्या बन जाएगा, तो आप इस तरीके से इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। तो विकर्ण किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। विकर्ण का मतलब होता है इस कोने से इस कोने तक की लंबाई को। तो उम्मीद है आपको आयत के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। परिमाप किसे कहते हैं, बाहर साइड वाले को, और क्षेत्रफल किसे कहते हैं, इसके अंदर के ये जो क्षेत्र है, ये जो भाग है, इसे ही क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं कि वर्ग का आप इस्तेमाल कहां करते हैं, है ना, और वर्ग का इस्तेमाल करते हो तो फिर कैसे करेंगे, क्षेत्रफल और ये। अब सबसे पहले ये सोचो वर्ग और आयत में क्या अंतर है। तो बच्चों जब हम आयत की बात कर रहे थे, रेक्टेंगल की बात कर रहे थे, तो जितना साइज ये था उतना ही साइज नीचे वाला भी था, है ना, मतलब दोनों लंबाई इक्वल है, चौड़ाई दोनों आमने सामने बराबर है। तो इसमें आमने सामने बराबर होता है, लेकिन यदि मैं आपको
स्क्वायर दिखाऊं, ये देखो ये है स्क्वायर। इसमें क्या होता है, जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई भी है। इसका मतलब हम इसे कोई अलग अलग नाम नहीं देंगे क्योंकि ये अलग अलग है ही नहीं, ये सारे सेम है, जितना ये है उतना ही ये है। तो बच्चों हम इसे कह देंगे भुजा। क्या कह देंगे, भुजा, साइड, इंग्लिश में साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी भुजा हो गया, ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया। अब तुम सोचो यदि इसका आपको परिमाप निकालना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, तो 4 बार साइड से मुलाकात हुआ है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, मतलब 4 गुने भुजा। ये इसका परिमाप का फॉर्मूला हो गया। कितना आसानी से समझ में आ गया। और यदि आपने अभी अभी सीखा है कि ये यदि आपके पास है आयत, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना कर दो तो इसका क्षेत्रफल निकलता है। वैसे यहाँ पर यदि हम इन दोनों को ही गुना करें तो साइड और साइड को गुना कर दे तो भुजा स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल निकलने का फॉर्मूला हो गया। कितनी आसानी से हमें समझ आ रहा है ना। अब लास्ट यदि हम इसके विकर्णों को ध्यान से देखें तो यदि विकर्ण का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक, यदि एक कोने को दूसरे कोने से मिला दे तो ये विकर्ण बनता है। इस विकर्ण को यदि जानना है तुमको तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, √2 और भुजा। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा √2 इंटू भुजा। ये आप लगा दोगे, मतलब यदि ये मान लेते हैं 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 है, स्क्वायर है तो हर तरफ इक्वल होगा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा √2 इंटू 4। इसका मतलब बच्चों ये जो होगा ना, ये होगा 4, इसका फॉर्मूला होगा 4√2, ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर होने वाला है। कितना आसानी से हम समझ पा रहे हैं, और इस तरह से इसका डायगोनल निकालना भी बहुत ही आसान है, विकर्ण निकालना भी बहुत आसान है। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो 2 डायमेंशनल फिगर में से हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं, हम लोग सारा ट्राइंगल सीख लिए, हम लोग ये आपका क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज सीख लिए, उसमें चतुर्भुज में हमने आयत और वर्ग को सीखा है। अब आगे बात करते हैं। देखिए जब हम यहां तक सीख लेते हैं तो फिर हमें 2 डायमेंशनल में और क्या सीखना होता है। तो बच्चों चतुर्भुज के प्रकार में यदि हम बात करें तो एक आयत सीख लिया आपने, एक वर्ग सीख लिया। चतुर्भुज के प्रकार में और भी होते हैं, क्या होते हैं देखो, एक होता है सम चतुर्भुज, एक होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए सारे 2 डायमेंशनल और चतुर्भुज के प्रकार में ही आ रहा है, ध्यान से देखिए। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, यदि इस वाले स्क्वायर को, इसी स्क्वायर को यदि मैं थोड़ा सा आगे का हिस्सा को टेढ़ा कर दूं, मतलब यदि यह स्क्वायर इस तरह से था, बिल्कुल सीधा था ऐसा, है ना, और यहां से भी बिल्कुल सीधा था ऐसा, इतना ही था बस, लेकिन मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सा टर्न कर दिया तो ये भी थोड़ा सा टर्न हो गया। और जब मैं स्क्वायर को थोड़ा सा टर्न कर देता हूं तो फिर क्या बनता है, सम चतुर्भुज बनता है। एक और मैं खास बात नहीं बताया आपको कि वर्ग में एक और खास बात होता है बच्चों, कि इसके दोनों जो विकर्ण होते हैं ना, यदि दोनों विकर्ण एक दूसरे को इस तरह से काट रहे हैं तो दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, तो यदि ये 90 डिग्री पे काट रहे हैं ना, तो इसका जो सम चतुर्भुज बनता है, ये भी, इसके भी जो दोनों विकर्ण होंगे, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही काट रहे होंगे, मतलब ये 90 डिग्री पे ऐसे काटते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अलग एक्सटर्नल फैक्ट, मैंने आपको बता दिया। यदि हम फॉर्मूला पे आ जाए वापस, तो फॉर्मूला पे हम लोग को क्या पढ़ना है, फॉर्मूला यदि सम चतुर्भुज का इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू इस वाले विकर्ण की लंबाई और इस वाले विकर्ण की लंबाई, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिए तो हो गया। मतलब यदि ये 10 है और यदि ये 4 है तो 10 चौके 40 और उसका आधा कर दीजिए तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका आंसर किसका हो जाएगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, मतलब विकर्णों के मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्लियर है, 1/2 इंटू एक विकर्ण गुणे दूसरे विकर्ण। ठीक है बच्चों, आगे है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, तो आप ध्यान दें, तो ये है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को यदि मैं थोड़ा सा टर्न कर दूं, हाँ, यहां से मैं थोड़ा सा इधर झुका दूं, जैसे यहां झुका हुआ है ना, रेक्टेंगल एक्चुअली में ऐसे था और यहां पर ऐसे था। ठीक है, ऐसे करके आपका रेक्टेंगल था, लेकिन यहाँ देखो रेक्टेंगल थोड़ा सा यहाँ झुका हुआ है तो यहाँ पे यहाँ झुक गया, है ना। इस तरीके से रेक्टेंगल ये है। अब रेक्टेंगल को निकालने का क्या फॉर्मूला था, अब देखो एक बात ध्यान से समझ, इसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, इसका होता है लेंथ, इसका होता है, इस तरह से मैं यहां लिख देता हूं ना, चलो ये इसका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। लेकिन ये वाला फंडा यहां यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये तो एक तरह का समांतर चतुर्भुज है। अब यदि ये समांतर चतुर्भुज है बच्चों, तो हमको ये सोचना होगा कि यहां पर एक्चुअली में इसका जो लेंथ है वो यहां से यहां तक काम आ रहा है, और इसका जो ब्रेथ है, इसकी जो चौड़ाई है, वो इस तरह से हम डायगोनली यूज नहीं करेंगे,
हम ऐसे नहीं यूज करेंगे, हम बिल्कुल सीधा यूज करेंगे ब्रेथ को, जैसे यहाँ पे यूज होता है बिल्कुल सीधा, है ना, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लेंथ है इसी को हम कह रहे हैं आधार। क्या कह रहे हैं? हम इसे आधार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आधार? क्योंकि इसके ऊपर जो इस तरह से खड़ा होता है वर्टिकली, है ना, इस तरह से जो लंब डाले जाते हैं वो आधार के ऊपर ही डाले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि हम इसे आधार मान रहे हैं तो जो बिल्कुल वर्टिकली खड़ा होता है इसे हम शीर्ष मानेंगे। तो एक्चुअली में ये लंबाई और चौड़ाई को ही हम काउंट कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये कितना होता है? आपका आधार गुणे शीर्ष होता है। बात समझ में आ गया क्या? हाँ, एक और फॉर्मूला, अब दूसरा तरीका भी सोच सकते हो कि इस तरीके से आपका एक ट्राइंगल यहां बन रहा है, एक ट्राइंगल यहां बन रहा है, और एक ट्राइंगल की जो आपकी ये होते हैं क्षेत्रफल होता है, ये होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष, है ना। तो सोचो 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष मतलब क्या हुआ? हाफ आधार गुने शीर्ष इसका और हाफ आधार गुने शीर्ष इसका। तो हाफ हाफ कहीं मिला दे तो पूरा पूरा एक नहीं हो जाएगा, पूरा पूरा एक आधार गुने शीर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो दोनों तरीका मैंने समझा दिया कि कैसे यही फॉर्मूला हो सकता है, कैसे यही फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह से आप समांतर चतुर्भुज के बारे में समझ सकते हैं। बच्चों एक और बात, यदि सोचो, यदि मैं क्या करूं इस तरीके से, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हालांकि ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। और इस तरह से यदि मैं रखूं इस तरह से कि इसे मैं आधार मान लूं, ठीक है, इसे यदि मैं आधार मान लूं, तो फिर आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर जो वर्टिकल लाइन ऐसे पड़ेगा, है ना, यदि यही हो, यही काम कर रहा हो, और यदि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये फिर आपका हाइट का काम कर सकता है, ठीक है। और यदि ये हाइट का काम कर रहा है तो ये आधार का काम करेगा। मतलब किसी भी हाल में एक आपको आधार लेना है, एक शीर्ष लेना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला निकल जाने वाला बच्चों, ठीक है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं ना। अब इस तरीके से हम क्या कर लिए, चतुर्भुज के प्रकार में ये सारा पढ़ लिए। अब एक और चतुर्भुज का टाइप है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए चतुर्भुज का एक और टाइप कौन सा है? ये है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब किसे कहते हैं? इस तरह से गाड़ी वाला, है ना, देखो गाड़ी वाला, ये देखो कितना बढ़िया सा गाड़ी बन गया, वाह, है ना। इस तरह का जो गाड़ी वाला डिजाइन होता है बच्चों, है ना, इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज ऐसे भी बनता है, ट्रेपेजियम, है ना, ऐसे, ये भी है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो दो जो भुजाएं होती हैं इसे पैरेलल होना पड़ता है। मतलब देखो ये और ये पैरेलल है, बिल्कुल एकदम समांतर, लेकिन ये दोनों जो होते हैं ये पैरेलल नहीं होते। ऐसे देखो ये फैलता जा रहा है, ये फैलता जा रहा है, इधर से कुड़ता जा रहा है, इधर से कुड़ता जा रहा है ना। तो यदि दो भुजाएं पैरेलल हो और दो भुजाएं पैरेलल ना हो तो इसे क्या कहा जाता है? समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं बच्चों? समलंब चतुर्भुज। और ये चतुर्भुज के टाइप में ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजाओं का योग मतलब क्या हुआ? तो इसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो भुजाएं समांतर नहीं होती। तो जो भुजाएं समांतर होती हैं उसका योग, मतलब ये भुजा और ये भुजा देखो बिल्कुल समांतर है। तो मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का योग हम यहाँ लिखेंगे 8 + 10 इंटू हाइट 6। ये जो शीर्ष है एकदम वर्टिकल 90 डिग्री बना रहा हो, मान लेते हैं ये 6 है, तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर डाल देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, 1/2 तो यहाँ रहेगा, और इस तरीके से हम बहुत ही आराम से बना लेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यही है। अब बोलो सर परिमाप, परिमाप के लिए सोचना क्या है ना, ये और ये और ये और ये, इन चारों साइड के चारों तरफ के डिस्टेंस को हम नाप लेंगे, यही होता है क्या? परिमाप होता है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है? कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने 2 डायमेंशनल फिगर में से चतुर्भुज वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब एक आता है आपके सामने एक और 2 डायमेंशनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, और वो है आपका सर्कल, मतलब वृत्त। अब देखो वृत्त के बारे में क्या समझना है। वृत्त के बारे में एक बहुत ही खास फंडा आप जानते हो, जहां भी आपको वृत्त नजर आया वहीं पे आपको पाई नजर आएगा। इसका मतलब है कि वृत्त का और पाई का बहुत गहरा संबंध है। क्या गहरा संबंध है? आइए कुछ इंटरेस्टिंग सीखते हैं। ये आपको समझना होगा वृत्त की परिधि से, ठीक है ना। वृत्त की परिधि ये कहता है, देखो ध्यान से, वृत्त की परिधि ये कहता है कि यदि, अच्छा मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करूं बढ़िया से। वृत्त की परिधि 2πr होता है, मैं यहां लिखता हूं। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। यदि मैं पाई को अकेला छोड़ दूं ना तो ये होता है परिधि और डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। इसका मतलब पाई का वैल्यू होता है 22/7। इसका मतलब ये है परिधि और नीचे में है 2r का मतलब d, d का मतलब व्यास, है ना। अब यदि आपने बहुत अच्छे से समझा हो
तो ये बताना चाहता है कि पाई कुछ और नहीं है, पाई 22/7 है। 22/7 है मतलब यदि आपका D7 होगा, मतलब D किसे कहते हैं, देखो मैं थोड़ा सा इन जानकारी मैं दे दूं थोड़ा सा वृत्त के बारे में, कि बीच वाले पॉइंट को हम सर्कल कहते हैं, सर्कल से लेकर के इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं आर, मतलब त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को भी हम आर ही कहेंगे, जितना इधर उतना ही इधर। यदि ये सेंटर में मैं दे पा रहा हूं तो, है ना, यदि ये सेंटर में ना है तो फिर मैं कोशिश करूं यहां से होगा, है ना, आई थिंक ये सही है। तो ये भी आर, ये भी आर, ठीक है बच्चों। और यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस ये आपका कहलाएगा D4 डॉगनी, D4 डायमीटर मतलब व्यास। और R का मतलब क्या बताया मैंने, इसका मतलब मैंने बताया ये त्रिज्या है, ठीक है। और इसके बारे में क्या सोच सकते हैं, इसके बारे में और हमें जानने के लिए ये है कि यदि मैं यहां खींच दूं जो कि यहां पर सेंटर से नहीं जा रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड मतलब जीवा, ठीक है बच्चों, इसे हम लोग जीवा कहते हैं, ठीक है ना। और यहां से लेकर के यहां तक का ये जो यहां से यहां तक का बाहर बाहर का डिस्टेंस है, इस वाले डिस्टेंस को, यहां से यहां तक के इस डिस्टेंस को हम कहते हैं चाप, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं चाप, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से इसके कुछ कुछ पार्ट्स के बारे में मैंने समझा दिया है। अच्छा, परिधि और परिमाप में कंफ्यूजन मत होना, है ना। ये सर्कुलर एरिया में जो बाहर बाहर का डिस्टेंस होता है इसी को हम कहते हैं परिधि। तो अब यदि आप यहां ध्यान से देखोगे तो क्या समझ में आएगा कि यदि D4 डॉग नहीं व्यास, यदि यहां से यहां तक पूरा व्यास जो कि सेंटर से होके जा रहा है, यदि ये 7 सेंटीमीटर होगा ना, इसी समय ये जो पूरी परिधि होगी बच्चों, ये जो पूरी परिधि होगी यहां से यहां तक, ये आपका 22 सेंटीमीटर आएगा ही आएगा। इसीलिए 22 और 7 का जो रेशियो होगा यही कहलाता है पाई। और पाई वही यूज होता है जहां पर सर्कल का काम आता हो, है ना। अभी मैं दिखाऊंगा आपको 3 डायमेंशनल फिगर में, जहां पर भी आपको सर्कल देखने को मिल रहा होगा वहां पे पाई का यूज 100% होता है। बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमी और समझ लीजिए कि हर तरह के मतलब साइंटिस्ट भी, बहुत तरह का मैथमेटिशियन और साइंस के फील्ड में हर जगह पे सर्कल का तो यूज होता ही है, और हर जगह पे पाई कितना रेवोल्यूशनरी समझ लीजिए चीज है ना। तो पाई कैसा आया, क्लियर हुआ। पाई कुछ और नहीं है, पूरा व्यास और परिधि का एक अच्छा रेशियो है, जिसका रेशियो ऑलवेज 22/7 पे ही आता है ना। इस तरीके से तो इसे ही कहते हैं पाई। समझ में आ रहा है ना। तो पाई अपने आप में कितना बड़ा समझ लीजिए कि पॉइंट है, ये आपको यहां से भी पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आ सकता है, ठीक है। चलो अब मैं इसे हटाता हूं और जल्दी से फॉर्मूला पे पढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, यदि अंदर का एरिया ये पूरा है ना, इसके बारे में जानना हो, ये एरिया को निकालना है, 2 डायमेंशनल है, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे पाई R²। आर क्या होता है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आर कहते हैं, ठीक है ना। आर 2 बार गुना होगा। यदि आपको परिधि ज्ञात करना है, मतलब बाहर बाहर कितना डिस्टेंस है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 2πr। क्या लगाएंगे, 2πr, है ना। मतलब यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम परिधि कहेंगे, सरकमफेरेंस कहेंगे, ठीक है, सरकमफेरेंस। सर्कुलर पाथ पे से परिमाप नहीं परिधि कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि 10th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कई बार बोर्ड में, है ना। ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि अर्धवृत्त की जो परिधि है वो कितना होगा। परिधि या परिमाप कुछ भी कहो, तो सोचो पूरी परिधि कितनी है, 2πr है, तो सर आधी परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr का आधा हो जाएगा। हम ज्यादा इतना ही सोच पाते हैं, लेकिन बच्चों गलत है ना। क्यों, क्योंकि इतना करते ही आप ये पूरा बता दिए ये 2πr है, तो आप जो आधा कह रहे हो ये एक्चुअली में यहां से लेकर यहां तक का ही डिस्टेंस निकला। और इस परिधि में हम इसे तो जोड़ना भूल ही गए, इसीलिए हमें ये भी जोड़ना होगा। तो कैसे आएगा फाइनल फॉर्मूला, देखो 2πr का आधा कर दो पहले, 2πr का यदि आधा कर देते हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकल गया, मतलब πr, और प्लस इसमें क्या जोड़ देना होगा, इसमें जोड़ना होगा एक यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक r, 2r, और 2r को हम लोग d बोलते हैं। मतलब फाइनल फॉर्मूला आया πr प्लस d बोलो या तो πr प्लस 2r बोलो, एक ही बात है। या तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से r कॉमन निकाल सकते हैं और पाई प्लस 2, ये सारे हो सकते हैं, है ना। तो देखें किस तरह से हम इसका परिमाप निकाले, है ना, किस तरह से हम लोग इसका परिधि निकाल सकते हैं। कभी भी इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि जब तक ये फुल था तब तक हम इसके बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब जब हाफ हो गया है तो यहां से यहां तक की तो दूरी बढ़ी ना, इसीलिए हम बगल में यहां पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो किसी भी तरह से आपको अब इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं आगे, और वृत्त कंप्लीट हो चुका है
और अब आपके सामने देखिए क्या आ रहा है ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री का और मेंसुरेशन में 3 डायमेंशनल फिगर्स को। 3 डायमेंशनल फिगर किसे कहते हैं? देखो, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता हो उसे ही क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल। मैंने सिखाया भी कि कोई भी ऐसा डिजाइन जैसे सरफेस पे रख दो और यदि उसमें हाइट आ गया तो वो 3 डायमेंशनल है। जैसे कि ये मार्कर भी यदि मैंने रखा है तो इसमें आप देखो गौर से, इसमें भी एक तरह का हाइट आपको नजर आ रहा होगा, है ना। हालांकि बहुत छोटा सा है लेकिन इसमें हाइट तो दिख रहा है, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर में आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब मैं इन सभी की बात करूं तो इसमें किसी तरह का हाइट नहीं आ रहा, और हाइट है भी तो वो इग्नोर करने लायक है, तो इसे हम 2 डायमेंशनल फिगर कहेंगे। अब देखना है आज के क्लास में कि हमारे सामने 3 डायमेंशनल फिगर में क्या क्या है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपके सामने आ रहा है क्यूब, है ना बच्चों। क्यूब का मतलब क्या होता है? घन होता है। ठीक है, अब घन का आप फिगर अच्छे से देख लो, मैं इसे हटा देता हूं। ये देखो घन इस तरह से है। घन की खास बात यदि मैं आपको बताना चाहूं तो क्या क्या है, देखिए सबसे पहले इसे हम लोग कहते हैं साइड, है ना, और हर तरफ इक्वल होता है घन में, इसीलिए हम इसे एक ही नाम देते हैं, वो है साइड। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे सेम होते हैं। ये लंबाई है, ये आपका ऊंचाई है, ये चौड़ाई है ना, ये है आपका चौड़ाई, इसे नहीं, ये है आपका चौड़ाई, ये भी ऐसे, तीनों तरफ इक्वल। अब जब सब तरफ इक्वल होगा इस तरह से आप देखे होंगे। अब इसे मैं दिखाता हूं, ये देखो, इसका नाम है क्यूब, है ना। ये है आपका क्यूब, आपने देखा ही होगा, है ना। इस क्यूब का खास बात क्या है कि इसमें जितने यहाँ पे इसकी लंबाई है ना, उतनी ही इसकी चौड़ाई भी होगी, है ना, ये चौड़ाई भी है, और उतना ही उसका हाइट भी है। तो ऐसे फिगर्स जो भी होते हैं इसे हम कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं बच्चों? क्यूब। इसे आप क्यूबिक के ही नाम से जानते हैं। अब देखो फॉर्मूला कहां अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला मेन चीज है। देखो हम कब यूज करते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, मतलब इसका हम कब यूज करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, कब यूज करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, और कब यूज करते हैं इसका आयतन और विकर्ण तो है ही। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखो सबसे पहले यदि आप बात करो ध्यान से तो इसमें कितने साइड्स होते हैं ये आप काउंट कर सकते हो क्या? कितने साइड्स होते हैं? देखो 1 2 3 4, सामने में 4, है ना, ऐसे ही पीछे साइड में भी 4 होगा, तो 4 और 4 8 हो गए। और ये साइड वाला, है ना, एक आगे से, ध्यान से देखो, एक आगे, सॉरी आगे एक नहीं है, 4 है, 1 2 3 4, ऐसे ही पीछे साइड भी होगा 4 4 4 8 हो गए, और साइड से यहां 9 10 11 12। तो बच्चों याद रखना इसमें साइड कितने होते हैं, इसकी भुजाएं होती हैं टोटल 12। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स का मतलब ये पॉइंट, ये हिल वाला, है ना, यहाँ पर जहां पर आपका तीनों तरफ से जो है आकर के भुजाएं मिलती हैं इसे वर्टेक्स कहते हैं। तो 1 2 3 4 और 4 नीचे, मतलब टोटल वर्टेक्स जो होते हैं बच्चों, शीर्ष जो होते हैं ये टोटल 8 होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फेस कितना होता है, फेस, है ना, ये क्यूब क्यूबॉइड में सेम होने वाला है, तो इसका फेस कितना होता है आइए काउंट करते हैं। सबसे पहले ये 1, इसके पीछे 2, है ना, फिर साइड वाला 3, इधर 4, ऊपर 5 और नीचे 6। तो इसके सरफेस कितने हो गए? यदि इसके सरफेस के बारे में यदि हमको पता करना हो तो सरफेस टोटल 6 हो गए हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, यदि हमको इसका टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है बच्चों, सबसे पहले क्या बात करना है, पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है, ओह बेटा उल्टा फॉर्मूला लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी बच्चों, बहुत ही गलत बात है ये। यहाँ पर 4 होना चाहिए और यहाँ पर 6 होना चाहिए। ठीक है, क्यों, मैं समझाता हूँ। देखो यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका मतलब लेटरल, और लेटरल का मतलब होता है साइड साइड वाला। आपके पास मान लीजिए आपने ऐसा रूम बनाया है, ऐसा घर बनाया है, और यदि आपको ऊपर का छत और नीचे का जमीन इन दोनों को पेंट नहीं करना है, केवल चारों दीवारों को ही पेंट करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तब हम लगाएंगे 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर ही क्यों लगाया सर? क्यों? क्योंकि इसका एक जो दिखता है, एक सरफेस जो दिखता है ये स्क्वायर के जैसा होता है, और स्क्वायर का जो एरिया होता है बच्चों, क्षेत्रफल जो होता है ये होता है साइड स्क्वायर। इसका मतलब टोटल हमारे पास 4 है चारों तरफ से, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। यदि मैं ऊपर और नीचे भी ऐड कर दूं तो टोटल 6 सरफेस होते हैं, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। कितना आराम से याद हो रहा है, आप समझ करके भी बाद में कभी बैठ के आप सोच रहे हो तभी आप बहुत ही आसानी से इसके फॉर्मूला को बता सकते हैं। हाँ, मैं इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बात करते हैं घन का विकर्ण, है ना। अच्छा, उससे पहले आयतन समझते हैं। देखिए यदि ऐसा कोई डब्बा है आपके सामने, ऐसा डब्बा, और इस डब्बे के अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना हवा आ सकता है, या कितना स्पेस उसके अंदर है जहां पे चीजें रखी जा सकती हैं, उस जगह को हम आयतन कहते हैं। 2 डायमेंशनल में उसे
सरफेस क्षेत्रफल कहते थे, लेकिन 3 डायमेंशनल में ऐसे जगह में इसके अंदर जो जगह है उसे आयतन कहा जाता है। तो आयतन का फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब इसके अंदर कितना जगह आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, कितना जगह आ सकता है, कितना चीजें ले सकती हैं उसके अंदर, कितना जगह है, उसको जानने के लिए हम आयतन यूज करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। क्यों? क्योंकि लंबाई भी भुजा, चौड़ाई भी भुजा, ऊंचाई भी भुजा, तो हर तरफ को आपस में गुना कर दो तो भुजा का क्यूब आ जाता है बच्चों। तो इस तरह से इसका आयतन समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बात करते हैं, विकर्ण क्या होता है। ऐसे रूम में आप मैक्सिमम कितने बड़े डंडे रख सकते हैं बताओ तो? यदि ऐसा कोई रूम है आपके पास और हम आपको कहें कि मैक्सिमम डंडा आप कैसे रख पाओगे, ऐसे लेटा करके, ऐसे खड़ा करके, या इस तरह से इस कोने से लेकर के इस कोने तक, देखो ध्यान से, यदि हम इस कोने से उस कोने तक रखें तो ये मैक्सिमम लंबाई का डंडा आपके रूम के अंदर आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला कैसे होता है, तो इसी को कहते हैं विकर्ण बच्चों। मतलब इस कोने से इस कोने तक, है ना, मतलब इस कोने से यदि मैं इस कोने की बात करूं तो यहां से यहां तक की जो टोटल लंबाई है बिल्कुल सीधी, है ना, इसे हम लोग कहते हैं विकर्ण। और इसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, √3 इंटू भुजा, ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, तो घन आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं घनाभ। घन और घनाभ में बिल्कुल बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आपको घनाभ के बारे में ऐसे जानना है। देखिए सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, इसमें बस हम सभी को भुजा नहीं कहेंगे, एक होगा आपका लंबाई, एक ये होगा आपका चौड़ाई, और ये होगा बच्चों ऊंचाई। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पार्श्व का मतलब क्या होता है। जब हम ऊपर और नीचे वाले की बात नहीं करेंगे, सिर्फ चारों साइड की बात करेंगे, जब हमको चारों साइड का केवल निकालना होगा उस समय हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, है ना, एल बी एच पता है क्या होता है। ठीक है, और यदि हमको सब हर तरफ का एरिया, ऊपर नीचे दायां बायां चारों दीवार ऊपर नीचे हर तरफ पेंट करना है तो कितना क्षेत्रफल में पेंट करना होगा, यह जानने के लिए आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बच्चों वैल्यू जो दिया रहेगा उसे पुट कर दीजिए, बहुत ही आराम से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। विकर्ण समझा दिया है, इस कोने से इस कोने तक की यदि लंबाई आपको ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस b² प्लस h²। याद करिए, लिखिए, कई बार पूछिए, एक दूसरे से डिस्कशन करिए, आपको याद होने वाला है। ठीक है, आयतन मतलब उसके अंदर कितना जगह है, कितना स्पेस है, ये जानने के लिए हम L गुने B गुने H का फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत ही आराम से आप आंसर निकाल पाएंगे। कितना स्पेस है, कितना पानी आ सकता है। मान लो ऐसा कोई डब्बा है जिसमें लंबाई आपका 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो कितना पानी आ सकता है, ये बहुत आराम से आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हालांकि सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, फिर उसे आप मीटर क्यूब लीटर में बदलो, ये बातें बाद में है, सॉल्यूशन में हम सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब किस समय जरूरत के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये सीखना, ये सिखाना आज के क्लास का सबसे बड़ा पर्पस है ना। तो इसे आप सीख जाए, ये हमारा सबसे बड़ा मोटो है आज के क्लास का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है बेलन। चलो इसके लिए मैं मॉडल तैयार रखा हूं आपके सामने, ये देखो, कुछ नहीं मिला, यही उठा के ले आया हूं, है ना। देखिए ध्यान से, अब यदि ये देखो, ये है आपका बेलन, है ना। बेलन में ध्यान से देखोगे तो एक तरह से आप समझो ध्यान से, ये सर्कल ही है, ऊपर भी नीचे भी। यदि हम एक सर्कल के ऊपर सर्कल जमा करते जाए, जैसे कि आपकी मम्मी घर में रोटियां पकाती होंगी, एक रोटी के ऊपर दूसरा रोटी तीसरा रोटी रखते 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 मान लो इतना बड़ा बंडल बना दो, तो एक तरह से बेलन का ही शेप ले लेता है बच्चों। ये है उसका डिजाइन, है ना। इस तरीके से होता है आपका पूरा बेलनाकार डिजाइन, है ना। इस तरह से ऊपर में आपको सर्कुलर पाथ दिखेगा, है ना, सर्कुलर दिखता है, और इस सर्कल के नीचे में इस तरह से आपकी लंबी एक श्रृंखला बन जाती है, और इस तरीके से आपका बन जाता है एक बेलनाकार जगह। ठीक है, तो ये जो बेलनाकार आकृति होता है, इसमें हमें क्या सीखना है, अब ध्यान देना इस पे, थोड़ा फोकस। देखिए, आई नीड योर अटेंशन। सबसे पहले है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, देखो, ये जो लेटरल सरफेस एरिया इसको बोलते हैं बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। सॉरी, यहाँ पे यदि लेटरल लिखा हो, ये कर्व्ड होता है ना, ये एक्चुअली में कर्व्ड होता है, ऐसे ऐसे कर्व्ड होता है ना, ऐसे कर्व है। तो देखो, यदि इस तरीके से इसका साइड वाला पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना हो, ये वाला कितना एरिया है, मान लो इसको पेंट करना है, लेकिन ऊपर और नीचे पेंट नहीं करना है, सिर्फ इस वाले भाग को यदि पेंट करना होगा, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला हम लिखेंगे 2πr/h। अब देखो पाई कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ सर्कल यूज हो रहा है, यहाँ सर्कल यूज हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जहां पर सर्कल वहां पाई यूज होगा, है ना। तो यदि हमको साइड वाले सेक्शन का सिर्फ निकालना हो क्षेत्रफल, तब हम यूज करते हैं 2πr/h। अब बच्चों ध्यान देना, यदि आप थोड़े से दिमाग लगाएं तो आपका काम होने वाला है।
2 पाई आर एच में यदि हम आपको बात करें कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, संपूर्ण का मतलब ये साइड वाला एरिया तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये ऊपर का जो आपको सर्कल दिख रहा है ये, और नीचे का ये जो सर्कल दिख रहा है ये कवर्ड समझो, है ना। तो यदि ये भी सर्कल और ये भी सर्कल को आपस में जोड़ दिया जाए, इसके क्षेत्रफल को भी जोड़ दिया जाए, तो जो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये कैसे निकाला सर? देखो, इसका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस क्या जोड़ा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, मतलब दो वृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर होता है एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब दो हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन निकाल लो 2 पाई आर, तो यहां बचता है बच्चों h और यहां एक r बचता है, और यही फॉर्मूला यहां आया है। तो देखो, यदि एक आपको याद है तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, माइंड में ही आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से। ठीक है, समझ में आ गया। तो कर्व्ड कब यूज करेंगे? इसको, है ना। ये है आपका कर्व्ड, यहाँ पे पार्श्व नहीं, गलत लिख दिया, ओहो, वक्र होता है ना। ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और यह है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र 2 पाई आर एच और संपूर्ण 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है बच्चों, अब आयतन की बात करते हैं। आयतन का मतलब इसके अंदर कितना जगह होगा, कितना जगह होगा। इस तरह से बाल्टी का भी शेप होता है, ग्लास का भी शेप होता है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, इसको जानने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर एच कौन होगा, ये होगा एच, आर कौन होगा, तो ये सर्कल है, इस सर्कल यहां से यहां तक का, यहां से बीचों बीच मिडिल से यहां तक के जो डिस्टेंस होंगे इसी को हम आर कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से बच्चों कितना आसानी से हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वृत्त और ये वृत्त भी यूज हो जाता है, और आयतन उसके अंदर का स्पेस जानने के लिए हम आयतन यूज करते हैं। क्लास 10th और 9th में भर के ये सारे फॉर्मूला आप यूज करेंगे, क्लास 8th में भी है, 7th में भी है, हर जगह पे। बोला ना, आज का क्लास मास्टर क्लास होने वाला है बच्चों, ये किसी एक क्लास के लिए है ही नहीं, इस सारे क्लास के बच्चे इसे यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये रहा, है ना, शंकु। अब बच्चों आइए शंकु का भी मैं मॉडल आपको दिखा दूं। देखो, हैप्पी बर्थडे टू यू बर्थडे बॉय। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको भी हैप्पी बर्थडे बोल दिया, कोई बात नहीं। देखो, अब यदि हम इस तरह से देखें, है ना, देखो, अरे बर्थडे वाला कहां से लाना पड़ता है, कोई बात नहीं। ये है आपका शंकु। ठीक है, शंकु किसे कहते हैं? आप नीचे वाला पोर्शन देखें तो यहां पर एक आपको एक सर्कुलर पाथ दिख रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लो यार, है ना। तो ये है आपका सर्कुलर पाथ, मतलब ये है आपका एक वृत्त। और ये बच्चों देखना ध्यान से, इसका बीचों बीच वाला जो होता है इसे कहते हैं हाइट। इस टेढ़े भाग को हाइट नहीं कहते, इसे कहते हैं हाइट, जो बीचों बीच में होता है ये होता है इसका हाइट। ठीक है ना। और साइड वाले को क्या बोलते हैं? तो बच्चों इसे कहा जाता है एल। एल मतलब क्या होता है सर? एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और यहां से बीचों बीच से यहां तक की जो हाइट होती है इसे एच कहा जाता है। ठीक है ना। और यहां से यहां तक आप जानते हो कि ये होता है आपका आर। ठीक है, और ये होता है एल। कोई दिक्कत नहीं। अब कभी भी आपको यदि एल नहीं दिया हुआ हो तो यहाँ पे एल भी निकालने का फॉर्मूला है। देखो, पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप एल भी निकाल सकते हैं, यदि आपके पास एल नहीं है एच भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से एल हो गया। अब देखो, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे कर्व्ड होगा, है ना, ऐसा। तो बच्चों यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम तब निकालते हैं जब इसका केवल ये मुड़ा हुआ भाग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। ये आपको दिख रहा है शाइनिंग गोल्डन कलर का, ये गोल्डन कलर जहां जहां यूज हुआ है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहां जहां ये गोल्डन कलर आपको नजर आ रहा है यही एक कर्व्ड सरफेस एरिया। यहां पर कभी भी हम इस वाले वृत्त को यूज नहीं करते, जो कि यहां मान लो एक ढक्कन होता तो यहाँ पे एक वृत्त का जो जगह है, एक वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका सरफेस एरिया तो बढ़ेगा ना, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं है, फिलहाल ये खोखला है। हम तो बात ही कर रहे हैं अभी सिर्फ किसकी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये गोल्डन कलर जो आपको दिख रहा है चारों साइड से, इसे ही कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम संपूर्ण कब यूज करेंगे सर? तो संपूर्ण यूज करेंगे जब नीचे का यहाँ कहीं कवर कर दे, कैप लगा दे इसको, तो एक सर्कुलर पाथ बनेगा, सर्कुलर एरिया बनेगा। मतलब हम इसी में, क्या है ये, पाई आर एल, गलत बात है ना, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सॉरी इसके लिए, लेकिन पाई आर एल इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। अब यदि हम पाई आर एल में यदि हम
इस वाले बेस वाले वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर को यदि हम ऐड कर दें तो हम इसे कॉमन निकाले, यदि पाई आर तो यहां बचेगा एल और यहां बचेगा आर, यही फॉर्मूला तो यहां है, आर प्लस एल प्लस आर, एक ही बात है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बना कैसे, एक्चुअली में ये समझना बहुत जरूरी है। वक्र वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस वाले त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल को ऐड कर देने से संपूर्ण का निकल गया, है ना। अब सोचो आपने ऐसा कोई घर बनाया, अरे घर तो बन ही नहीं सकता, मान लेते हैं आपने ऐसा कोई तंबू बनाया। अब सरफेस एरिया में तो आप पेंट नहीं करोगे ना, आप नीचे यहाँ पे तो पेंट नहीं करोगे, उस समय केवल साइड वाला पोर्शन ही पेंट होता है। या ऐसा कोई डिजाइन बनाया आपने और इसे सिर्फ पेंट कर रहे हैं, तो वक्र लगाओ, लेकिन आप इसे उठा सकते हैं और नीचे भी पेंट कर सकते हैं, तो फिर आप टोटल सरफेस एरिया लगाओ। क्यों? क्योंकि नीचे भी पेंट हो रहा है। बात समझ में आ गया। अब इसके अंदर कितना जगह है इसे जानने के लिए आप आयतन का फॉर्मूला लगाओ, जो कि पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 है। बच्चों आप सोच रहे होंगे सर ये जाना पहचाना लग रहा है, पाई आर स्क्वायर एच तो अभी हमने पढ़ा है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है? देखो 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 देखो, बेलन का होता है। तो ये इसका तीसरा भाग हो जाता है, नहीं मतलब बेलन के आयतन का तीसरा भाग जो होता है ना, यही होता है शंकु। इसे अच्छे से समझने के लिए, ओहो सॉरी, इसे अच्छे से समझने के लिए आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये आपको अच्छे से समझा देगा। ये देखो, है ना, कोण को यदि आप गौर से देखो, ये शंकु तो एक्चुअली में ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, है ना। मतलब 3 भाग में से एक ही हिस्सा जो होता है ये शंकु के हिस्से में आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरा बेलन का जो होता है, बेलन का सिर्फ तिहाई भाग होता है ये। तो बेलन के आयतन का पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है, उसका तीसरा भाग जो होगा ये शंकु का आयतन के लिए हम यूज करते हैं। समझ आ गया? तो आई थिंक कि आपको ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से याद हो पा रहा होगा। कितने अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा माफ करें, मुझे टाइपिंग मिस्टेक है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये आप लिख लें, ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है बच्चों, ये कब यूज करते हैं? संपूर्ण कब यूज करते हैं और आयतन कब यूज करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा, है ना। चलिए अब 2 फॉर्मूला और हमारे पास है, एक सेमी स्फेयर और एक स्फेयर, ठीक है। अब देखो अर्धगोला क्या होता है। सॉरी इसके लिए, मेरे पास अर्धगोला बिल्कुल भी नहीं है, अर्धगोला मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि मैं आपको समझा दूं, है ना। इससे पहले आप इसे पढ़ ले, ये देखो गोला, ठीक है। आ जाओ, ये देखो फुटबॉल खेलने का समय आ गया। देखिए अब यदि ये पूरा बच्चों स्फेयर है, क्या है ये? स्फेयर, है ना, मतलब ये है पूरा गोला। अब गोले का इस्तेमाल हम कब करते हैं? देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ही चीज हो सकता है। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर से आपको पेंट करना है, इसकी पुताई करनी है, क्या करना है? तो सोचो यदि हम इसको पुताई करना हो, इसे पेंट करना हो बच्चों, तो कहां होगा? इसके बाहर के सरफेस एरिया पे होगा ना, है ना। तो इसका जो पूरा सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका पूरा सरफेस एरिया को निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। आयतन कब यूज कर सकते हैं? तो कई बार आपने पढ़ा है कि इसके अंदर जितना भी स्पेस है, इसके अंदर जितनी हवा भरी जा सकती है, वो कितना स्पेस में भरा जा सकता है? तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला लगा देना, इसका आयतन पता हो जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो वृत्त और गोले में कंफ्यूजन होता है उन्हें, है ना, कि सर हमको समझ नहीं आता कि दोनों का जब हम डिजाइन बनाते हैं कॉपी में तो बिल्कुल सेम नजर आता है ना। तो दोनों सेम नहीं है बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों क्या है, दोनों बिल्कुल अलग है। ये है आपका गोला, ठीक है ना, और जो रोटी पकाती है आपकी मम्मी, है ना, तो वो है क्या? वो है आपका वृत्त। दोनों में अंतर है, वो 2 डायमेंशनल फिगर है जबकि ये 3 डायमेंशनल है, इसमें हाइट भी है ना। तो इस तरह से ये 3 डायमेंशनल में आता है और वो आपका 2 डायमेंशनल में आता है। तो उम्मीद है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। आइए लास्ट स्लाइड पे हम लोग पहुंचते हैं, और लास्ट स्लाइड है हमारा अर्धगोला का सारा एरिया, ठीक है। अब देखिए यदि मैं इसे बीचों बीच काट दूं, है ना, वैसे काटूंगा नहीं, है ना, तो यदि मैं इसे बीचों बीच में काट दूं तो सोचो अर्धगोले का ये जो वक्र पृष्ठ, मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं, ये जो साइड वाला एरिया है ये कर्व्ड एरिया है भाई, रेले ये बिल्कुल जो साइड वाला एरिया है इस तरह का, है ना। यदि आधा ही देखो तो ये जो बच्चों गोल वाला इलाका है ना, ये जो नीचे का ये जो सरफेस एरिया ये है ना, ये इसे हम लोग कहते हैं पार्श्वनीय वक्र, है ना। हर जगह पे सेम चीज कॉपी कर दिया है। ये है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आपका होने वाला है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। कैसे हुआ? क्योंकि याद करो गोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था, ये आधा हो गया है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
कितना सिंपल है ना। अब बच्चों 2 पाई स्क्वायर ठीक है, यदि मैं संपूर्ण निकालने की कोशिश करूं तो इस वाले खाली पे ऊपर से एक सर्कुलर ढक्कन लग जाएगा जो कि क्या होगा, वृत्ताकार होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर। तो पाई आर स्क्वायर यदि ऐड कर दे 2 पाई आर स्क्वायर में एक और पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो संपूर्ण निकालने का फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना सिंपल था, है ना। मतलब इस पूरे में 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर का ढक्कन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर मिला करके क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। और इसके अंदर कितना जगह आएगा बच्चों, पानी कितना आएगा इस कटोरे में, बताओ 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 बताओ। इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं अर्धगोले के आयतन से, है ना। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, अर्धगोले के आयतन मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूला की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, तो अर्धगोले का आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये सारा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और आज का क्लास एक तरह से मास्टर क्लास था जो कि मैथ्स में आपको बहुत ही अच्छा बना सकता है। इसमें और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा या तो फिर कभी मैं लेकर आऊंगा, जिस समय हम लोग बहुत सारे ऐसे ऐसे फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बेहतर बनाएगा, मैथ्स में रुचि जागृत करेगा। और हमेशा याद रखना, कभी भी मैथ्स को बिना विजुअलाइज किए बगैर आप उसे नहीं पढ़ सकते, है ना। तो सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए भी बच्चे घबराते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब उम्मीद है आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ चुका होगा कि कब हम वक्र यूज करेंगे, कब संपूर्ण यूज करेंगे, कब आयतन यूज करेंगे, है ना, विकर्ण क्या होता है, ये तमाम जानकारी आपने सीख लिया है। और डेटा के अनुसार हम फॉर्मूला यूज करेंगे, है कि नहीं। जैसे कि आपके यहाँ यदि चावल है तो कभी भी चावल की मदद से आप कभी भी रोटी तो नहीं बना सकते, है ना। यदि आपके पास चावल है तो आप उससे भात बना सकते हैं, मतलब चावल जो आप कहते हो, है ना, उस तरह से आप वो बना सकते हैं। उसी तरीके से जो डेटा हमारे पास होगा उस डेटा के अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही उम्मीद से आपने इस क्लास को देखा है और उम्मीद है मैं आपके उम्मीदों पे खरा उतरा हूंगा। आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया है। सारे फॉर्मूलाज को अपने कॉपी में लिखे और बहुत ही अच्छे से याद करें बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से ऐसे एकदम धमाकेदार वीडियो के साथ। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, आपको लगता है कि यह बहुत ही बेनिफिशियल है, सभी बच्चों तक जानी चाहिए, तो जरूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल और जुड़ जाए गुरुकुल साथी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।